अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। मूत्र के निर्माण क्रियाविधि का दूसरा चरण है चयनात्मक पुनः अवशोषण। चयनात्मक पुनः अवशोषण सवाल है दूसरा, चयनात्मक पुनः अवशोषण क्या है? जो निस्यंद बनता है उस निस्यंद में बहुत सारे उपयोगी पदार्थ होते हैं। अब जो निस्यंद बना है उस निस्यंद में बहुत सारे उपयोगी पदार्थ होते हैं। निस्यंद में क्या होते हैं? बहुत सारे उपयोगी पदार्थ होते हैं। निस्यंद में बहुत सारे उपयोगी पदार्थ होते हैं। जो निस्यंद बना है उसमें बहुत सारे उपयोगी पदार्थ होते हैं। जैसे ये निस्यंद अपन ने लिया है, देखा है, इसमें क्या क्या है? इसमें जैसे ग्लूकोज है, इस निस्यंद में क्या है? एमिनो एसिड्स हैं। जैसे इस निस्यंद में विटामिन हैं, जैसे इस निस्यंद में खनिज लवण है। इस निस्यंद के अंदर क्या है? जल है। इस निस्यंद के अंदर जल है, खनिज लवण है, विटामिन है, ग्लूकोज है। ठीक है। इसके अलावा इसमें यूरिया भी उपस्थित है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में। तो इसमें कई पदार्थ उपस्थित हैं। तो निस्यंद में से उपयोगी पदार्थों का निस्यंद में से उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण होना। निस्यंद में से उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण किया जाता है। निस्यंद में से उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण किया जाता है। इसको कहते हैं चयनात्मक पुनः अवशोषण। तो चयनात्मक पुनः अवशोषण का मतलब यही है कि आपने निस्यंद लिया, उसमें से उपयोगी पदार्थों का चयन कर लिया। नेचुरल सी बात है, आपको कचरा है और कोई मान लो पड़ा है कहीं, तो आप उसमें कोई चीज ढूंढते हो कि भाई इसमें क्या क्या चीजें उपयोगी है, तो आप उसको ढूंढ लेते हो, तो वो चयनात्मक कहलाता है। वैसे निस्यंद बना है, उसमें कुछ काम की चीजें भी हैं। अगर ये निस्यंद सारा शरीर से बाहर निकल जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। निस्यंद में बहुत अधिक मात्रा में जल है, निस्यंद में बहुत अधिक मात्रा में खनिज लवण है, निस्यंद में बहुत अधिक मात्रा में ग्लूकोज है। अगर ये शरीर से बाहर निकल जाएंगे व्यक्ति मर जाएगा। अब ये चयनात्मक पुनः अवशोषण के आधार पर पदार्थ तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं उच्च दहली पदार्थ, एक होते हैं उच्च दहली पदार्थ, एक होते हैं जिनको कहते हैं निम्न दहली पदार्थ, और एक होते हैं जिनको कहते हैं अदहली पदार्थ। तीन तरह के पदार्थ होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका पूर्ण रूप से पुनः अवशोषण हो जाता है, ऐसे पदार्थ जिनका पूर्ण रूप से पुनः अवशोषण हो जाता है, ऐसे पदार्थ जिनका पूर्ण रूप से पुनः अवशोषण हो जाता है। कोई भी पदार्थ है यदि उसका पूर्ण रूप से पुनः अवशोषण हो जाएगा, तो जैसे ग्लूकोज है उसका पूर्ण रूप से पुनः अवशोषण हो जाता है। जैसे अमीनो एसिड है उसका पूर्ण रूप से पुनः अवशोषण हो जाता है। जैसे विटामिन हैं इनका पूर्ण रूप से पुनः अवशोषण हो जाता है, तो उनको उच्च दहली पदार्थ कहते हैं। जिनका कम मात्रा में अवशोषण होता है, कम मात्रा में अवशोषण होता है, उनको कहा जाता है निम्न दहली पदार्थ। जैसे अपने को बताना है जल है, जैसे अपने को बताना है खनिज आयन है, इनका कम मात्रा में होता है। वे पदार्थ जिनका निस्यंद में से अवशोषण नहीं होता है, वे पदार्थ जिनका निस्यंद में से अवशोषण नहीं होता है, जिनका निस्यंदन में से क्या होता है? अवशोषण नहीं होता है, उन्हें कहते हैं अदहली पदार्थ। ठीक है। अब अपन कहते हैं जैसे यूरिया है, यूरिक अम्ल है, हिप्यूरिक अम्ल है, यूरिया, यूरिक अम्ल, हिप्यूरिक अम्ल, ये अपने को ध्यान रखना है कि कौन से पदार्थ है उनका अवशोषण होता है और कौन से पदार्थ है उनका अवशोषण नहीं होता है। तो निस्यंद में बहुत सारे उपयोगी पदार्थ हैं। अगर ये शरीर से बाहर निकल जाएंगे तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो निस्यंद में से केवल उपयोगी पदार्थ है उनका पुनः अवशोषण किया जाता है। इसको कहते हैं चयनात्मक पुनः अवशोषण। यदि किसी पदार्थ का पूर्ण रूप से पुनः अवशोषण कर लिया है तो उसको उच्च दहली पदार्थ, और किसी पदार्थ का यदि कम मात्रा में अवशोषण हुआ तो निम्न दहली पदार्थ, और जिनका बिल्कुल भी अवशोषण नहीं होता उनको अदहली पदार्थ कहते हैं। अब ये जो चयनात्मक पुनः अवशोषण है वो वर्क नलिका के अलग अलग भागों से संपन्न होता है। सबसे पहले अपन समीपस्थ कुंडलित नलिका से चयनात्मक पुनः अवशोषण पढ़ेंगे। समीपस्थ कुंडलित नलिका से चयनात्मक पुनः अवशोषण कैसे होता है आपको समझाते हैं कि समीपस्थ कुंडलित नलिका से चयनात्मक पुनः अवशोषण, समीपस्थ कुंडलित नलिका से चयनात्मक पुनः अवशोषण। जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है ये वर्ग के कॉर्टेक्स भाग में स्थित होती है। इसकी विशेषता यह है कि इसकी दीवार घनाकार उपला कोशिका की बनी हुई है और इसके ऊपर असंख्य सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। ये ब्रुश बॉर्डर बनाते हैं जिसके कारण निस्यंद अधिक समय तक रुका रहता है और यहाँ पे अधिकतर 65 से 90% यहाँ पुनः अवशोषित हो जाता है। तो आप बताओगे कुल निस्यंद का यहाँ 65 से 90% तक पुनः अवशोषित हो जाता है।
कुल निश्चिंत का कितने प्रतिशत अवशोषित हो जाता है? 65 से 90% तक यहाँ पुनः अवशोषित हो जाता है। कितना अवशोषित होगा? 65 से 90% तक पुनः अवशोषित हो जाता है। ग्लूकोज का पूर्ण अवशोषण हो जाता है। ग्लूकोज का पूर्ण अवशोषण हो जाता है। यहाँ से ग्लूकोज का पूर्ण अवशोषण हो जाता है। अधिकांश जल और खनिज आयन और एमिनो अम्ल का भी अवशोषण हो जाता है। अधिकांश जल है, खनिज आयन है और एमिनो अम्ल का अवशोषण भी यहाँ से हो जाता है। इसकी दीवार बनी होती है घनाकार उपला कोशिका की। इसकी दीवार बनी होती है घनाकार उपला कोशिकाओं की और उसके ऊपर असंख्य पाए जाते हैं सूक्ष्मांकुर। समीपस्थ पुंडलिक नलिका की दीवार बनी होती है घनाकार उपला की कोशिका की और उसके ऊपर असंख्य सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। ये सूक्ष्मांकुर क्या करते हैं? ब्रुश बॉर्डर बनाते हैं, जिसके कारण निश्चिंत अधिक समय तक रुका रहता है। जिसके कारण निश्चिंत क्या होगा? अधिक समय तक रुका रहता है और यहाँ अवशोषण अधिक होता है। यहाँ अवशोषण क्या होगा? अधिक होगा। इसके अलावा जो ये घनाकार उपला कोशिका है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अधिक संख्या में होते हैं, जिसके कारण ये ऊर्जा उत्पादन अधिक करते हैं। जिसके कारण ऊर्जा उत्पादन अधिक होगा। ऊर्जा उत्पादन अधिक होगा तो सक्रिय अवशोषण भी अधिक होगा, यानी ऊर्जा की सहायता से अवशोषण भी अधिक होगा। तो इस तरह से समीपस्थ पुंडलिक नलिका है, उसमें कुछ पॉइंट याद रखने हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से पुटअप होता है कि समीपस्थ पुंडलिक नलिका में किस पदार्थ का पुनः अवशोषण पूर्ण रूप से हो जाता है? ग्लूकोज का। यहाँ से कुल निश्चिंत का 65 से 90% पुनः अवशोषित होता है। ग्लूकोज का पूर्ण अवशोषण हो जाता है। जल, खनिज, एमिनो अम्ल इनका कुछ मात्रा में अवशोषण होता है। कुल निश्चिंत का 65 से 90% यहाँ पुनः अवशोषित हो जाता है। इससे जल, खनिज, लवण और एमिनो अम्ल का अवशोषण होगा। इसकी दीवार घनाकार उपला कोशिका की बनी हुई है। इसमें असंख्य सूक्ष्मांकुर है जो ब्रुश बॉर्डर बनाते हैं, जिसमें निश्चित अधिक समय तक रुका रहता है। यह अवशोषण का तल बढ़ाता है। क्या करता है? अवशोषण का तल बढ़ाता है और अवशोषण का तल बढ़ने के कारण निश्चित अधिक समय तक रुका रहता है और उसका अधिकांश अवशोषण हो जाता है। इसके अलावा घनाकार उपला कोशिका में क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, जो ऊर्जा उत्पादन अधिक करते हैं, जिसके कारण सक्रिय अवशोषण भी अधिक होता है। यहाँ से अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे हेनले के लूप से। जो हेनले का लूप है उससे चयनात्मक पुनः अवशोषण। हेनले के लूप से चयनात्मक पुनः अवशोषण में ऐसे बताना है कि हेनले का लूप होता है मेडुला भाग में स्थित होता है। हेनले का लूप कहाँ स्थित होता है? ये मेडुला भाग में स्थित होता है। सबसे पहली विशेषता बताओगे मेडुला भाग में स्थित है। ये यू आकार का या केश पिन आकार का है। ये यू आकार का या केश पिन आकार का होता है। इसकी दो भुजाएं हैं, अवरोही भुजा और आरोही भुजा। इसकी दो भुजा हैं। एक भुजा का नाम होता है अवरोही भुजा और दूसरी भुजा का नाम होता है आरोही भुजा। जो ऊपर जा रही है उसका तो नाम होता आरोही, नीचे आ रही उसका नाम होता अवरोही भुजा। इसकी दीवार ऐसे सल्की उपकला की बनी हुई है। इसकी दीवार किसकी बनी हुई है? इस तरह से ये सल्की उपकला की बनी हुई है। ठीक है, ये सल्की उपकला की इसकी दीवार बनी हुई है। अब आपको ध्यान रखना है ये जो अवरोही भुजा है वो किससे जुड़ी हुई है? समीपस्थ पुंडलिक नलिका से, और ये जुड़ी हुई है दूरस्थ पुंडलिक नलिका से। ठीक है, इसमें जो निश्चिंद आता है उसकी विशेषता होती है वो आइसोटोनिक होता है। कैसा होता है? अल्प पराशरी होता है। ठीक है, यानी इसमें आयन कम होते हैं, जल ज्यादा होता है। यहां से ये जल के लिए पारगम्य है। ये जल के लिए क्या है? पारगम्य है। और आयन के लिए क्या है? अपारगम्य है। ये आयनों के लिए अपारगम्य होती है। तो निश्चिंद है उसमें से क्या होता है? जल जल निकल जाता है। तो यहाँ निश्चिंद अल्प पराशरी से अति पराशरी हो जाता है। निश्चिंद कैसा होगा? अल्प पराशरी से अति पराशरी। आपने पानी को गर्म किया है, पानी उड़ गया, चाशनी गाढ़ी हो गई है, तो ये अल्प पराशरी निश्चिंद था। इसमें आयन थे वो थे कम और जल था अधिक। इस तरह से इसमें अति पराशरी से, तो इस तरह से निश्चिंद कैसा था? अल्प पराशरी था। निश्चिंद कैसा हो गया? अति पराशरी हो गया। यहाँ पे निश्चिंद है वो अति पराशरी प्रवेश करेगा, लेकिन इसकी विशेषता क्या होगी? ये अति पराशरी निश्चिंद है, इसमें क्या है? आयन बहुत ज्यादा है। आयन आयन निकल जाएंगे, आयन आयन क्या होंगे? निकल जाएंगे, लेकिन जल नहीं निकलेगा। आयन आयन होंगे, उनका चयनात्मक पुनः अवशोषण हो जाएगा, लेकिन जल के अणु नहीं जाएंगे। जैसे सोडियम है, सोडियम है, जैसे सोडियम है, क्लोराइड है, ये आयन है, ये आयन अवशोषित हो जाते हैं,
लेकिन क्या होता है, जल इसमें से नहीं जा पाता है, ये जल के लिए अपारगम्य है, तो निश्चयंद वापस कैसा हो जाता है, समपराशरी हो जाता है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें निश्चयंद था वो अल्पराशरी था, यानी उसमें क्या था, जल था वो ज्यादा था और आयन कम थे, जल जल निकल गया, आयन क्या हो गए, बच गए, तो इस तरह से निश्चयंद कैसा हो गया, गाढ़ा। और यहाँ ये अति पराशरी निश्चयंद था, वापस कैसा हो गया, समपराशरी हो गया। तो इस तरह से ये हेनले का लूप है, इसमें चयनात्मक पुनः अवशोषण हुआ है। ये यू आकार का या केश पिन के आकार का है, इसके अंदर सल्की उपकला का बना हुआ ये इस तरह। अब उसके बाद अपन है वो पढ़ेंगे दूरस्थ पुंडलिक नलिका से चयनात्मक पुनः अवशोषण। दूरस्थ पुंडलिक नलिका से चयनात्मक पुनः अवशोषण। सबसे पहले अपन ने समीपस्थ पुंडलिक नलिका से चयनात्मक पुनः अवशोषण पढ़ा। यहां से निश्चयंद है उसका 65 से 90% पुनः अवशोषित हुआ, ग्लूकोज का पूर्ण रूप से अवशोषण हुआ। फिर हेनले के लूप की दो भुजा थी, अवरोही भुजा, आरोही भुजा। अब ये दूरस्थ पुंडलिक नलिका है। दूरस्थ पुंडलिक नलिका की विशेषता ये है कि ये भी किसकी बनी हुई है, दूरस्थ पुंडलिक नलिका है वो भी बनी हुई है घनाकार उपकला कोशिका की, लेकिन उसके ऊपर क्या है, सूक्ष्मांकुर नहीं है, और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होते हैं, कम होते हैं। इसमें सूक्ष्मांकुर नहीं बनाने आपको। यहां से जल और आयनों का अवशोषण हो जाता है, जो जल और आयन है उनका अवशोषण हो जाता है। जल और आयनों का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण एक हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, एडीएच, वैसोप्रेसिन हार्मोन कहते हैं। जो वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है वो निकलता है पश्च पीयूष ग्रंथि के पश्च पाली से। जो पश्च पाली होती है जिसको अपन न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, उससे निकलता है। ये एडीएच हार्मोन मूत्र विरोधी हार्मोन होता है, ये जल का पुनः अवशोषण उसको प्रेरित करता है। यहां से सोडियम और क्लोराइड भी पुनः अवशोषित होते हैं। इसका नियंत्रण करता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। कौन करता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन करते हैं। तो यहां से जल और आयनों का अवशोषण होता है और इसका नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। जल अवशोषण का नियंत्रण होता है वो एडीएच हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन करता है, और अपन सोडियम और क्लोराइड अवशोषण कौन करता है, एल्डोस्टेरोन नियंत्रित करता है। अब ये जो दूरस्थ पुंडलिक नलिका है, संग्रह नलिका है, इस संग्रह नलिका से क्या होता है, जैसे ही संग्रह नलिका में निश्चयंद आता है, जैसे ही संग्रह नलिका में निश्चयंद आता है उसको नाम दे देते हैं मूत्र। क्या दे देते हैं, यहां से जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। यहां से जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि चयनात्मक पुनः अवशोषण है वो समीपस्थ पुंडलिक नलिका, हेनले लूप, दूरस्थ पुंडलिक नलिका, यह सब हुआ। ये सब निश्चयंद है, ये सब निश्चयंद गया काम। ये क्या थी, ये अपने था बोमेन संपुट। क्या था, बोमेन संपुट। ये अभिवाही वर्ग धमनी थी, ये अपवाही वर्ग धमनी थी, और ये क्या है, परिनलिकी केशी की जाल है। ये सब निश्चिंत वापस खून में मिक्स हो गया। वापस किस में मिक्स हो गया, रक्त के अंदर इस तरह से मिश्रित हो गया। और ये रक्त के अंदर इस तरह से वापस क्या हुआ, जो रक्त छना था वापस रक्त है निश्चिंत है वो रक्त में मिश्रित हो गए। यहाँ से ये सब पदार्थ ये परिनलिकी केशी के जाल में चले गए। यहाँ से ये सब पदार्थ परिनलिकी केशी के जाल में चले गए। इस तरह से निश्चिंत है, इस निश्चिंत में जितने भी जो पदार्थ थे वो सब परिनलिकी केशी के जाल के अंदर चले गए। तो ये वापस खून के अंदर आ गया। जो यहाँ निश्चिंत बना था, निश्चिंत बहुत अधिक मात्रा में बना था, तो उसका सब जगह चयनात्मक पुनः अवशोषण हुआ है और वापस सब पदार्थ है वो क्या हो गए, रक्त में चले गए। तो इस तरह से ये चयनात्मक पुनः अवशोषण पूरा हो गया। तो निश्चिंत है उसके अपन ने मूत्र निर्माण के 2 चरण पढ़ लिए हैं, परानिश्चिंदन और चयनात्मक पुनः अवशोषण। अब तीसरा स्टेप पढ़ेंगे नली के स्त्रावण। क्या पढ़ेंगे, नली के स्त्रावण। ये तीसरा स्टेप है, नली के स्त्रावण। ठीक है, अब अपन तीसरा स्टेप पढ़ेंगे नली के स्त्रावण। तो आप लोग देखें इसको अच्छी तरह।